यस सर। तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम शुरू किया था वही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एंड नेम ऑफ टॉपिक इज मेथड्स ऑफ हीटिंग एंड एक्सपेंडिंग द और as I told you last time, there are 7 methods by which we can expand or heat the steam, and these 7 methods are constant volume, constant pressure, constant temperature, hyperbolic, reversible adiabatic और isentropic, polytropic और throttling process। और हम लोगों ने करना क्या है कि इन सारे प्रोसेस के लिए हीट सप्लाइड, एंथैल्पी चेंज और वर्क डन, ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। लास्ट टाइम हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वर्क डन बट ऑब्वियस है वो क्या होगा, 0 होगा। और जो हीट है, हीट सप्लाइड जो होगा वो क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। और उसके बाद हमने क्या करना होगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तीनों कंडीशंस पे। तीनों कंडीशन कौन कौन सी होती है, वेट स्टीम, ड्राई स्टीम और सुपरहीटेड स्टीम। सिमिलरली हमने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए भी ये सारी कैलकुलेशन करी थी, और जिसमें हमने निकाला था कि जो हमारा वर्क आया था वो था 100p इंटू V2 माइनस V1, और जो हमने हीट इंटरेक्शन कैलकुलेट की थी वो आया था H2 माइनस में H1। फिर हमारा थर्ड प्रोसेस था कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, और आपको मैंने बताया था कि बेसिकली जो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है वो 2 टाइप का होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस अप टू ड्राई स्टीम, और ड्राई स्टीम में कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ साथ कांस्टेंट प्रेशर भी रहता है। तो इस केस में कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। जबकि हाइपरबोलिक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है ड्राई स्टीम के बाद में, और आप सबको मालूम है कि ड्राई स्टीम के बाद सुपरहीटेड स्टीम तक जो हमारे वेपर्स हैं दे बिहेव एज ए परफेक्ट गैस इक्वेशन, और उस केस में जो इक्वेशन फॉलो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरबोलिक प्रोसेस। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसके लिए लास्ट टाइम हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी, एंड वी हैव कैलकुलेटेड our work done as well as heat interaction. So now our next process is reversible adiabatic process. So reversible adiabatic process नाम जैसे कि एडियाबैटिक, और हमें मालूम है कि ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस जब हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। So the adiabatic process may be reversible or irreversible. The reversible adiabatic process is known as the isentropic process or constant entropy process. But when there is some friction, अगर कोई friction है वहां पर involved in the process, it is known as the irreversible adiabatic process. क्या मतलब हुआ इसका, तो जो हमारे जितने भी प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। जब प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसेंट्रोपिक, जिसमें फ्रिक्शन को काउंट नहीं करते और फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर देते हैं। बट व्हेन देयर इज सम फ्रिक्शन इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस, इट इज नोन एज द इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सिलेंडर वॉल। अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, ये क्लोज सिस्टम है, और क्लोज सिस्टम में कोई भी ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं है। सेकेंड वन, देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी। अगर कोई हीट ट्रांसफर नहीं है तो बट ऑब्वियस है वहां पर कोई एंट्रोपी चेंज भी नहीं होगा। सो एंट्रोपी बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट। वर्क डन ऑन द पिस्टन बाय एक्सपेंडिंग द स्टीम। वर्क इज डन ऑन द पिस्टन बाय एक्सपेंडिंग द स्टीम। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिस्टन सिलेंडर जो उसके एक्सपेंशन से जो वर्क मिल रहा है, दैट वर्क इज काउंटेड इन द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो 3 हमारे पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। There is no transfer of heat through the cylinder wall. There is no change in entropy before and after the process, and the work done is only by expanding the steam. हाँ जी, हाँ जी बोलो। ओके, सो नेक्स्ट है, अब अगर हमारे यहाँ इस पर्टिकुलर एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें मालूम है कि जब हम एक्सपेंशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं उसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, आपको एक डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं।
कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दिस इज वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास वैल्यू है, मान लो वो है टेम्परेचर। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, टेम्परेचर। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ गया हमारे एंट्रोपी कब कांस्टेंट होगी, अगर हम किसी प्रोसेस को वर्टिकल प्रोसेस से अगर ड्रॉ करते हैं और मान लो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है 1 और ये हमारा फाइनल पॉइंट है 2। सो 1 से लेकर 2 इसकी डायरेक्शन भी ड्रॉ कर देता हूं इसके ऊपर। मान लो ये इसकी डायरेक्शन है। तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट कब होगी, जब ये एक वर्टिकल प्रोसेस होगा। अब देखो यहां पर और 2 पॉइंट पे क्या मतलब हुआ कि 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे दोनों पे क्या वैल्यू होगी, एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। अब ये तो हो गया हमारे पास एंट्रोपी। अब एंट्रोपी तो ये तो एक टीएस डायग्राम हो गया। मैं आपको समझाने के लिए एक डायग्राम और प्लॉट करता हूं, उसको हम लोग बोलते हैं इसको टीएस डायग्राम बोलते हैं। आई ड्रॉ द सेम डायग्राम फॉर यू। Here it is temperature, here again it is entropy, heat and whatsoever. अब देखो ये हमारा प्रोसेस है। अब इसमें 4 हमारे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स से दिस इज 1 पॉइंट, दिस इज 2 पॉइंट, दिस इज 3 पॉइंट और दिस इज 4 पॉइंट। तो ये जो हमारा प्रोसेस है दिस वन, अगर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ मेंशन करता हूँ, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, this is second point, this is third point और this is fourth point. So first से लेकर 2 ये क्या है हमारा सेंसिबल हीट का रीजन है, और 2 से लेकर 3 यहाँ पर क्या है हमारे पास वेट स्टीम है। 2 के ऊपर सैचुरेटेड वाटर, 3 के ऊपर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम और 2 से लेकर 3 के बीच में वेट स्टीम और 3 से लेकर 4 में क्या है, सुपर हीटेड। सो बेसिकली जो हमारा 2 से लेकर 3 का रीजन है वो क्या है, लिक्विड प्लस वेपर। 2 से लेकर 3 ओके। सो 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 और 3 से लेकर 4। अब 3 से लेकर जो 4 हमारा रीजन है वो ये जो रीजन है वो क्या है, सुपर हीटेड स्टीम का। सो दिस इज सुपर हीटेड स्टीम। तो इस रीजन में हमारे पास क्या है, सुपर हीटेड स्टीम है। ठीक है, अब देखो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं एंट्रोपी की वैल्यू की बात करूं तो 2 पॉइंट के ऊपर एंट्रोपी क्या होगी, 1 से लेकर 2। तो दिस इज द एंट्रोपी हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू सैचुरेटेड वाटर। तो 2 पॉइंट के ऊपर जो एंट्रोपी है, यानी ये 2 पॉइंट है, इसके ऊपर जो एंट्रोपी होगी उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एस एफ। सो एस एफ, एफ का मतलब क्या होगा, लिक्विड, और एस का मतलब लिक्विड की एंट्रोपी। तो 2 पॉइंट के ऊपर क्या आ गया, एस एफ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट 3 पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो किस कंडीशन में है, वो ड्राई स्टीम की कंडीशन में है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी क्या होगी, एस जी। और 2 से लेकर 3 तक अगर हमारे वाटर वो क्या, वेट स्टीम, अगर हमें उसके लिए लिखना है एस एफ, उसके बाद प्लस एक्स एस एफ जी। सो 2 से लेकर 3 के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। और 3 से लेकर 4, 3 से लेकर 4 क्या है हमारे पास, सुपर हीटेड स्टीम। तो सुपर हीटेड स्टीम के लिए अगर हमें ये कैलकुलेट करनी है वैल्यू, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ सी। सुपर हीटेड स्टीम के लिए क्या वैल्यू होगी, एस एफ प्लस एस एफ जी प्लस heat required to convert dry steam into superheated steam।
उसके लिए क्या फार्मूला होता है आपको उसके लिए पता है? जो हीट की हमें रिक्वायरमेंट है, एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी इज बेसिकली हीट पर यूनिट टेम्परेचर। सो हीट की वैल्यू क्या होगी? सी पी सुपर हीटेड इंटू में टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड, ये और डिवाइड बाय जिस टेम्परेचर पे हम लोग हीट को ऐड करते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड लिख लेते हैं टी से। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये समझाने के लिए था। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको डेरिवेशन की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो इनिशियल एंट्रोपी ऑफ स्टीम बिफोर एक्सपेंशन। नाउ जब स्टीम किसी सिलेंडर के अंदर एंटर कर रही है तो वो कंडीशन कैसी है? वेट स्टीम। और वेट स्टीम का फार्मूला क्या है? S1 इज इक्वल टू SF1 प्लस X1 HFG1 डिवाइड बाई T1। दोबारा बोल रहा हूं, S1 ये क्या है? एंट्रोपी ऑफ द वेट स्टीम। सो इट इज SF1। F का मतलब क्या था? दैट इज द एंट्रोपी ऑफ द वेट स्टीम, एंट्रोपी ऑफ द वाटर। आपको आपकी हेल्प के लिए मैं क्या करता हूँ, दोबारा से ये डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ और आपको ध्यान है ये वाला हमने पॉइंट ड्रॉ किया। तो जो ये वाला है, ये वाला हेड 1 से लेकर 2 दिस सेक्शन, तो इस पॉइंट तक आने में, इस 2 पॉइंट तक आने में जितनी हमें हीट ऐड करनी पड़ रही है उसको इस सैचुरेटेड वेपर पे लेके, वाटर पे लेके आने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? SF। सो S1 इज इक्वल टू SF1 प्लस, देखो बेसिकली एंट्रोपी क्या होती है? हीट अपॉन टेम्परेचर। और हीट क्या होता है? एंथैल्पी। तो 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक जो हम हीट ऐड कर रहे हैं वो कौन सी होती है? दैट इज लेटेंट हीट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है HFG1। बिकॉज वेट स्टीम में हमने क्या कर दिया, इसको x से मल्टीप्लाई, X1 HFG1 डिवाइड बाय टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? 2 से लेकर 3 तक जो टेम्परेचर है जिसपे हमने वैल्यू को ऐड किया है, उससे क्या करते हैं? हमने इसको डिवाइड करते हैं T1। और इसकी जो वैल्यू होगी, जो ये वाली वैल्यू है, दिस वैल्यू इज नोन एज द HFG1। So S1 for the wet steam or at the inlet is equal to SF1 plus X1 HFG1. So this is the formula for calculating entropy of the wet steam at the entrance. Chalo, I hope it is clear. Now next is final entropy of steam after expansion. अब आफ्टर एक्सपेंशन 3 कंडीशन पॉसिबल है। 3 कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है? या तो वेट स्टीम होगा, या वो ड्राई स्टीम होगा, या वो सुपर हीटेड स्टीम होगा। ये 3 कंडीशन पॉसिबल है। तो या तो हमारे पास स्टीम जो है वो फाइनली वेट स्टीम होगी, या ड्राई स्टीम होगी, या सुपर हीटेड स्टीम होगी। अगर मान लो स्टीम वेट स्टीम है तो सिंपल फॉर्मूला है जो लिखा है हमने, S2 इज इक्वल टू, देखो 2 का मतलब 2 पॉइंट पे। आपको मैं एक बार यहाँ पे चलो क्लियर कर दूं, यहाँ पर हमारे पॉइंट से क्या मतलब है। देखो यहाँ पर इनलेट की बात हो रही है। इनलेट का मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट तो हो गया 1, ये वाला पॉइंट हो गया 1 डैश, ये वाला पॉइंट क्या है? 1 डबल डैश, और ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास? 1 ट्रिपल डैश। अब तीनों पॉइंट आ गए हमारे पास। अभी सॉरी मैं गलत लिख दिया, ये पॉइंट तो है 2, ये वाला पॉइंट, ये तो पॉइंट हो गया 2, ये वाला पॉइंट हो गया 2 डैश। ओके, ओहो, ये 3 पॉइंट्स आ गए मेरे पास। अब मैं इसकी करता हूँ नोटिफिकेशन। ये पॉइंट हो गया 2, ये पॉइंट हो गया 2 डैश, और ये वाला पॉइंट ऊपर लिख दिया मैंने 2 डबल डैश।
सो ये जो पॉइंट है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट कंडीशन, और यहाँ पे क्या पॉइंट था, पॉइंट नंबर 1। तो 1 से लेकर 2 पे वेट स्टीम। अब 2 पॉइंट पे अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी तो क्या होगा, S2 ड्राई स्टीम का, वेट स्टीम का फार्मूला कहता है SF2 प्लस X2 HFG2 T2। दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको, जो फार्मूला होता है वेट स्टीम का 1 पॉइंट के लिए तो क्या हो गया, SF1 प्लस X1 HFG1, और 2 के लिए क्या होगा, SF2 प्लस X2 HFG2। इस तरीके से आप लोग एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3, अगर मान लो ड्राई स्टीम है तो X2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। तो SF2 प्लस SFG2 इज इक्वल टू SG। तो उस तरीके से क्या होगा, ये कंडीशन बन जाएगी SG के इक्वल। और मान लो अगर हमें ये हमें मालूम है कि एंट्रोपी जो है 1 पे और 2 पे सेम है, हम क्या करेंगे, इन दोनों के वैल्यू को इक्वल कर देंगे। SF1 प्लस X1 HFG1 इज इक्वल टू SF2 प्लस X2 HFG2। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो जो हमें रिक्वायर्ड है। अगर मान लो X1 निकालना है, X2 निकालना है, कुछ भी निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, हम इस फॉर्मूला की हेल्प से वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट द स्टीम व्हेन इट्स सुपरहीटेड। अभी मैंने आपको बताया था जब कंडीशन थी 2 डबल डैश, तो 2 डबल डैश केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगेन हम सबको मालूम है, मैंने आपको पहले समझाया भी है, पिछले उसमें भी बताया था आपको लेक्चर में, कि ये रिलेशन वैलिड है किसके लिए, ये रिलेशन वैलिड है फॉर द स्टीम सैचुरेटेड टू सुपरहीटेड। तो ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि मैंने परफेक्ट गैस इक्वेशन अप्लाई कर दी सैचुरेशन कंडीशन पे भी और सुपर हीटेड कंडीशन पे। वहां से सिर्फ रीअरेंजमेंट किया तो क्या आया, V सुपरहीटेड डिवाइड बाय T सुपरहीटेड इज इक्वल टू Vg2, और Vg2 कहता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस एट पॉइंट नंबर 2, और T क्या है, सैचुरेटेड टेम्परेचर एट पॉइंट 2। इसकी हेल्प से आप यहाँ पर V सुपरहीटेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या T सुपरहीटेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, now what next is change in internal energy। अब हम हर उसमें आप देखते हैं एक्सप्रेशन में 3 वैल्यू कैलकुलेट करते आ रहे हैं। एक तो एंथैल्पी, या यू कैन से डी योर डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं इसमें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर आप ये डायग्राम देखो तो इस डायग्राम में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, U1 इज इक्वल टू H1 माइनस 100 P1 V1, वेयर V1 इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ स्टीम, जिसके लिए फॉर्मूला है X1 VG1। X1 VG1 क्यों है, क्योंकि स्टीम कैसी है, वेट स्टीम है। फाइनल अगर हमें निकालनी है इंटरनल एनर्जी तो U2 इज इक्वल टू H2 माइनस 100 P2 V2। ये फॉर्मूला है, आपको पता ही है, इट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और वहां से हमने निकाला कि जो V2 है वो फाइनल वॉल्यूम है और वो भी वेट स्टीम है, तो फॉर्मूला क्या होगा, X2 Vg2, और अगर ड्राई है तो क्या वैल्यू होगी, Vg2, क्योंकि X2 की वैल्यू क्या है, 1। वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, वो वैल्यू पुट कर दी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं U2 माइनस में U1। इसी तरीके से आप हीट एब्जॉर्ब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज इट्स एडियाबैटिक प्रोसेस और हीट एब्जॉर्प्शन क्या था, 0। सो Q1 क्या वैल्यू होगी, 0 की वैल्यू होगी। अब वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस DU। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस DU। डेल्टा Q की वैल्यू क्या है, Q1 माइनस Q2 दैट इज 0। हमें मालूम है ये वैल्यू क्या है, 0, हमने पुट कर दी। DU की वैल्यू क्या होती है, U2 माइनस U1। U2 की वैल्यू क्या होती है, U2 माइनस U1, और W12 की वैल्यू थी तो हमने कैलकुलेट ही करनी है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी Q12 की, जो यहाँ पर दी हुई है 0। जैसे ये 0 वैल्यू पुट करी हमने Q1 से लेकर 2 की, तो क्या वैल्यू आई, Q1 से 2 इज इक्वल टू DU। हमने 0 वैल्यू यहाँ पुट कर दी, DU इज इक्वल टू माइनस वर्क
और वर्क इज इक्वल टू माइनस डी यू, और डी यू की वैल्यू क्या होती है, U2 माइनस U1, वो वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो क्या वैल्यू है U1 माइनस में U2। तो इसका ये मतलब हुआ कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और आप यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है क्वेश्चन कि मान लो द प्रोसेस, इफ द प्रोसेस स्टडी फ्लो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, देन अकॉर्डिंग टू स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन H1 प्लस Q1 से 2 इज इक्वल टू H2 प्लस W1 से लेकर 2। ऐसा क्यों है? बिकॉज हमें मालूम है कि हमने काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट को निगलेक्ट कर दिया, और ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम की, यहाँ बात कर रहे हैं ओपन सिस्टम की, और उसके इक्वेशन लिख दी हमने H1 प्लस Q1 से 2 इज इक्वल टू H2 प्लस W1 टू 2। आपको आई होप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के बारे में पता ही होगा, नहीं तो मैं आपको लेक्चर भी शेयर कर दूंगा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, नहीं तो हम कल पढ़ेंगे उसके बारे में। सो Q1 टू 2 इज इक्वल टू 0 और W1 टू 2 इज इक्वल टू H1 माइनस में H2। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, W1 टू 2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या आया, H1 माइनस में H2। दिस इज फॉर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और ये सेम नॉन फ्लो के लिए क्या बन जाता है, W1 माइनस में U2। तो दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। सिमिलरली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें क्या फर्क होता है कि वहां पर PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट था, यहाँ पर PV N इज इक्वल टू कांस्टेंट। So let us consider 1 kilogram of steam at an initial pressure of P1। हमने क्या किया, 1 किलोग्राम स्टीम ले ली जिसका प्रेशर P1 है, स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 है, और वेट स्टीम है तो ड्राइनेज फ्रैक्शन क्या है उसका X1। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा आपको मालूम है, इनिशियल वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं मास के साथ। सो इट इज इक्वल टू X1 Vg1, और फाइनल वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज इक्वल टू X2 Vg2, X2 Vg2। ओके, सो अब हमारे पास हमें मालूम है कि इनिशियल कंडीशन क्या है, फाइनल कंडीशन क्या है। ओके, अब हमने सबसे पहले क्या किया, ये इक्वेशन लिख दी। आई होप सबको मालूम है ये इक्वेशन कहां से आई, PV N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये देखो PV N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और हमें P1 की वैल्यू मालूम है, P2 की वैल्यू मालूम है। हमने वो क्या किया, वो वैल्यू पुट कर दी। P1 X1 Vg1 इसकी पावर N इज इक्वल टू P2 X2 इंटू Vg की 2। आपको मालूम है X1 ड्राइनेज फ्रैक्शन, Vg क्या है, हाँ जी Vg क्या है हमारा, इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्टीम एट ड्राई कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन, तो लिक्विड लाइन के ऊपर। सो Vg1 और P2 इंटू में X2 इंटू में Vg2 उसकी पावर N। अब यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, X2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, समटाइम क्या होता है, X2 की वैल्यू मोर देन 1 आती है, तो X की 3 वैल्यू पॉसिबल है, X2 लेस देन 0, इक्वल टू 0, मोर देन 0। अगर लेस देन 0 उसकी वैल्यू, तो स्ट्रीम कैसी, वेट स्ट्रीम है। इक्वल टू 1 है तो क्या है, ड्राई स्ट्रीम है। अगर मोर देन 1 आ गई बाई चांस, इसका मतलब क्या है, वो सुपर हीटेड स्ट्रीम है। ओके, सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर X2 कैलकुलेट कर सकते हैं। थाल्पी की बात करते हैं तो टोटल हीट ऑफ बिफोर एक्सपेंशन H1 इज इक्वल टू HF1 प्लस X1 HFG1। ये क्या चीज है, इट इज द टोटल हीट ऑफ स्टीम बिफोर एक्सपेंशन, और टोटल हीट ऑफ स्टीम आफ्टर एक्सपेंशन, यानी कि 1 पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे, दोनों पे वेट स्टीम है। सिंपल फार्मूला होता है HF1 प्लस X1 HFG1, और H2 पॉइंट पे HF2 प्लस X2 HFG2। इस तरीके से आप एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही ट्रबल है, आपको यहाँ पे पहले X2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार आपने X2 कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप इजीली कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके न्यूमेरिकल हम लोग कल करेंगे। चलो, यहां से आपने H1 H2 कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट है इसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। और हमें मालूम है फॉर्मूला H इज इक्वल टू U प्लस PV और U इज इक्वल टू H माइनस PV। सो U1 इनलेट 1 पॉइंट पे, एंट्रेंस पे
क्या होगा, U1 इज इक्वल टू H1 माइनस P1 V1, और U2 पॉइंट पे क्या वैल्यू है, H2 माइनस 100 P2 V2, और V2 की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है, वेट स्ट्रीम में तो X1 Vg1, और 2 पॉइंट पे भी अगर वेट स्ट्रीम में तो X2 Vg2। अब आपको मालूम है हमें यहाँ पर कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, U2 माइनस में U1, तो आप इजीली U2 माइनस U1 हमने लिख दिया इसकी वैल्यू, और W क्या होता है हमारा वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, U2 माइनस में U1, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं U1 की और U2 की वैल्यू, ओके। और हमें पता है कि जो नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन की वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू ये आ गई हमने पुट कर दी, डिवाइड बाय n-1, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वर्क डन की वैल्यू अगर आ गई, अच्छा वन मोर थिंग, W क्या लिखा है, U2 माइनस में U1, और U2 की वैल्यू क्या होगी, आपने सिर्फ ये वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे वर्क डन के लिए, 100 P1 X1 Vg1 माइनस 100 X2 Vg2 डिवाइड बाय माइनस, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज हमें मालूम था ये क्या है, W1 माइनस में W2, फिर हमने Q की वैल्यू क्या है, वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास ये थी ऑलरेडी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या थी, क्या होती है, U2 माइनस में U1, सो इस तरीके से आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो है तो आसान, बट क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, आप अगर आज जाके पढ़ लोगे फिर तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना मुश्किल है। सो व्हाट नेक्स्ट इज लास्ट as a throttling process. The process of throttling occurs when steam is expanded through a small aperture, such as throat of a nozzle. During this process, no work is done. दोबारा स्टेटमेंट पढ़ता हूँ आपके लिए, थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस जिसमें स्टीम एक्सपेंड करती है। स्टीम क्या करते हैं, हम एक स्मॉल अपर्चर से या छेद से उस स्टीम को पास करवाते हैं, और जैसे ही स्टीम पास करती है उसके ऊपर कोई वर्क नहीं होता, and there is no heat supplied, Q122 is equal to 0. So अगर कोई हीट सप्लाइड नहीं हो रही, Q122 is equal to 0, हमें मालूम है Q122 क्या होता है, H1 माइनस में H2, hence H1 is equal to H2, और इनिशियल पे फाइनल पॉइंट के ऊपर जो एंथैल्पी चेंज है क्या रहेगा, सेम रहेगा। Let us consider 1 kilogram of steam at pressure P1 bar and dryness fraction X1, which is throttled till its pressure is P2 bar. सो हमने ये कर दिया, क्या कर दिया कि हमने अज्यूम कर लिया कि इनिशियल प्रेशर P1 कर लिए, उसके बाद ये आपके पास वैल्यू आ गई HF2 प्लस CP T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड, और इसको हम लोग T2 भी लिख सकते हैं अगर स्टीम क्या है यहाँ पर सुपर हीटेड फॉर्म में, तो ओके। और सिंस द टोटल हीट ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस रिमेन कांस्टेंट, सो एंथैल्पी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू एंथैल्पी एट पॉइंट 2, और एंथैल्पी एट पॉइंट 1 कितना है, देखो एंथैल्पी एट पॉइंट 1 होगा HF1 प्लस X1, HFG1 इज इक्वल टू X2 प्लस HFG2 मल्टीप्लाई बाय X2, और X2 क्या है, इट इज अ सिंबल ऑफ, आगे जो इसने देखो जब हम बात करते हैं टोटल हीट की थ्रॉटलिंग प्रोसेस में, तो HF1 प्लस X1 HFG1 ये क्या है हमारा, इट इज द वेट स्ट्रीम एट पॉइंट 1। सिमिलरली
हमारा ये क्या है, HF2 प्लस X2 HFG2, दिस इज स्टीम एट वेट स्टीम। दोनों को इक्वेट करके आप X या कोई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सुपर हीटेड टीम है तो ये फॉर्मूला होगा, जहाँ पे क्या है, इस वैल्यू जगह पे क्या आ गया, CP T सुपर हीटेड प्लस T1, और आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करके इसके वैल्यू पुट भी कर सकते हो। सो ये हमारे एक्सपेंशन के बारे में हो गया। तो इस तरीके से आप